सोचो एक ऐसी टाइम ट्रेवल स्टोरी जिसमें आप फिजिकली नहीं कॉन्शियसली टाइम में पीछे जा सकते हो। साइको एक्स पास्ट एक ऐसी टाइम ट्रेवल मांगा है जिसमें एक पुलिस डिटेक्टिव इतेत्सु गोडाई जो कि क्रिमिनल से बहुत ही ज्यादा हेट करता है, उसका ट्रांसफर पुलिस के एक ऐसे डिपार्टमेंट में हो जाता है जो कि एक सीक्रेट डिपार्टमेंट है। उसका सुपीरियर हिडाका जिसके पास साइकिक पावर्स होती हैं, वो उसको टाइम में केसेस सुलझाने के लिए पीछे भेज देता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है कि वो सिर्फ उसे विक्टिम की बॉडी में ही भेज सकता है। अब वो टाइम उसे पीछे क्यों भेजता है, क्या टाइम में पीछे भेजने से फ्यूचर में कोई चेंजेस आते हैं या नहीं, ये तो आपको सिर्फ मांगा पढ़ के ही पता चल पाएगा। फिलहाल ये मांगा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इसमें ब्लड, गोल, टॉर्चर एटसेट्रा जैसे बहुत सी थीम्स हैं जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हो। तो अगर आपको ये चीजें डिस्टर्ब करती हैं तो इस वीडियो को अभी आप स्किप कर दो। अगर डिस्टर्ब नहीं करती है तो चलो आपके लिए मैं कहानी शुरू करता हूँ। सीन की स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को चेन से बंधा हुआ देखते हैं जो किसी आइसोलेटेड कमरे में बंद थी। फिर सामने वाले दरवाजे से एक पर्सन अंदर आता है जिसके हाथ में एक बड़ी सी नाइफ होती है और एक लड़की उसे देख के कहती है कि जो उस आदमी ने कहा था वो एकदम सच था। फिर सीन शिफ्ट होता है एक अपार्टमेंट की तरफ जहां एक आदमी दरवाजे को तोड़ के सीधे अंदर घुस जाता है, जहां दो क्रिमिनल्स एक लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसका वीडियो बना रहे होते हैं। वो क्रिमिनल्स उस आदमी को डराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आदमी उन दोनों से फाइट करके उन्हें बुरी तरह पीट देता है। वो क्रिमिनल्स उससे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं तो वो आदमी उनसे लड़की की जान का हवाला देके कहता है कि तुम लोगों ने उस लड़की के कहने पे उसे नहीं छोड़ा तो मैं क्यों तुम लोगों को छोड़ दूं। और वो उन दोनों को अपनी गन से मारने ही वाला होता है कि पीछे सूट में एक आदमी उसे गोडाई कह के रुकने को बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों क्रिमिनल्स जेके रेप एंड मर्डर केस में अरेस्ट कर लिए जाते हैं। गोडाई इतेत्सु क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन सेक्शन का एक डिटेक्टिव होता है। उसका पार्टनर यामा उससे पूछता है कि तुम हमेशा आगे क्यों भागने के चक्कर में रहते हो, ऐसे तो तुम किसी क्रिमिनल को जान से ही मार डालोगे। तो गोडाई रिप्लाई देता है कि वो किसी मर्डरर को माफ नहीं कर सकता, स्पेशली वो लोग जो उसकी बहन की एज की लड़कियों को जान से मार देते हैं। यामा उसे समझाता है कि जजमेंट देना तुम्हारा नहीं जज का काम होता है, इसलिए कोर्ट को ये सब काम करने दो। घर पहुंचने के बाद गोडाई केस को स्टडी कर रहा होता है। तभी हम उसकी छोटी बहन को देखते हैं जिसका नाम योत्सुहा गोडाई जो कि 17 साल की होती है। अगली मॉर्निंग में जब इतेत्सु पुलिस स्टेशन जाता है तो वहां उसे एक नोटिस मिलता है जिसमें उसको एक्सेसिव फोर्स रिपीट करने के लिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस डिवीजन के 5th सेक्शन में भेज दिया जाता है। इस बात पे वो फ्रस्ट्रेट होता है लेकिन एक चीज यहाँ पे चौंकाने वाली होती है कि सीआईडी में सिर्फ 3 ही सेक्शंस थे तो ये 5th कहां से आ गया। फिर इतेत्सु जैसे ही दरवाजा खोलता है सामने से एक आदमी डरावने मास्क में उसे ग्रीट करता है। इतेत्सु गुस्से में उसका कॉलर पकड़ के उसका इंट्रोडक्शन मांगता है तो वो आदमी रिवील करता है कि वो उसका सुपीरियर है। उसका नाम हिडाका शियोन होता है जो कि 5th सेक्शन का चीफ था। इतेत्सु को यकीन नहीं होता कि कोई ब्लॉन्ड पर्सन एक डिटेक्टिव कैसे हो सकता है, लेकिन हिडाका अपना इंस्पेक्टर का बैज दिखा देता है जो कि इतेत्सु से 4 रैंक ऊपर होती है। हिडाका उसे ऑफिस के अंदर लेकर आता है और बताता है कि उसी ने ही उसका ट्रांसफर करवाया है। इतेत्सु कंफ्यूज होकर पूछता है कि उसने उसी को ही क्यों चूज किया और ये 5th सेक्शन अचानक से कहां से आ गया। हिडाका बताता है कि बहुत पहले एक टीवी शो आता था जो उसे बहुत पसंद था। वो शो एक साइकिक FBI इन्वेस्टिगेटर मैकमोनेगल के ऊपर था। वो अपनी साइकिक एबिलिटीज का यूज करके केसेस सॉल्व करते थे। वो बचपन में उस शो से बहुत ही ज्यादा हुक था लेकिन जब वो बड़ा हुआ तब उसने देखा कि रियल में FBI में कोई भी साइकिक इन्वेस्टिगेटर नहीं है। इसीलिए उसने सोचा कि वो खुद ही क्यों ना एक जेन्युइन साइकिक इन्वेस्टिगेटर बन जाए। तो उसने अपने फादर से कह के एक 5th सेक्शन बनवा दिया और अपने आप को पैरानॉर्मल मर्डर इन्वेस्टिगेशंस का हेड बना लिया। हिडाका इतेत्सु को ESP यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का यूज करके क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कहता है। इतेत्सु उसे नशे में समझ के वहां से जाने लगता है तो हिडाका उसे समझाता है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो तुम जैसे ट्रबल मेकर को एक्सेप्ट करे सिवाय 5th सेक्शन के, और अगर वो चाहे तो वो उसे अपने फादर से बात करके उसे वापस 1st सेक्शन में भेज सकता है। दूसरी बार फादर के बारे में सुन के इतेत्सु बोरा जाता है लेकिन तभी वो समझ जाता है कि उसके फादर और कोई नहीं बल्कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस के चीफ हैं। हिडाका कहता है कि कुछ टाइम मेरे लिए काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें वापस 1st सेक्शन में भिजवा दूंगा। इतेत्सु उसे नेपोटिज्म का प्रोडक्ट बोलता है तो वो रिप्लाई देता है कि वो सब कुछ यूज करेगा जो भी वो कर सकता है। फिर हिडाका उससे कुछ लोगों की फोटोज दिखा के उन्हें पहचानने को बोलता है जिन्हें इतेत्सु नहीं पहचानता। फिर हिडाका सबके बारे में एक एक करके बताता है। सबसे पहले वो एडवर्ड गेन के बारे में बताता है कि वो एक नेक्रोफिलियाक पर्सन था जिसे डेड बॉडीज को बॉल और क्लोथिंग्स में बदलने का शौक था। दूसरा हेनरी ली ल्यूकस जिसने 360 मर्डर्स किए थे और जेल में फेमस मूवी साइलेंस ऑफ द लैम्ब का कैरेक्टर डॉक्टर हैनिबल इसी पर्सन से इंस्पायर्ड था। तीसरे को इतेत्सु पहचान जाता है जो कि एंड्रे चिकातलो था
जिसने 53 वुमेन और चिल्ड्रन का मर्डर किया था। बाकी टेड बंडी और एल्बर्ट फिश जैसे फेमस नोटोरियस साइको किलर्स थे, सो कॉल्ड सीरियल किलर्स। हिडाका बताता है कि अमेरिका में ये किलर्स काफी पॉपुलर हैं और इनके सीरियल किलर ट्रेडिंग कार्ड्स भी हैं, लेकिन जापान में इसका एकदम उल्टा है। यहाँ के सीरियल किलर्स अनपॉपुलर हैं और इनकी कोई भी बात नहीं करता, इसीलिए उसने जापानीज वर्जन के सीरियल किलर कार्ड्स बनाए हैं। लोगों को इनके बारे में इसीलिए इतना नहीं पता क्योंकि पुलिस ऐसे केसेस की डिटेल्स छुपा के रखती है, लेकिन जापानीज किलर्स में वो सभी क्वालिटीज हैं जो दुनिया के बाकी किलर्स को टक्कर देती हैं। हिडाका उसे कार्ड पिक करने को बोलता है। इतेत्सु एक कार्ड पिक करता है जो किकुची नायतो का होता है। ये किलर वुमेन से डेटिंग साइट्स पे मिलता था और घर घर जाके 4 लोगों को मार चुका था। इसका बचपन काफी ट्रॉमेटिक था क्योंकि इसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था और इसके पेरेंट्स इसको काफी अब्यूज भी करते थे। इतेत्सु कहता है कि इन सब से क्या ही फर्क पड़ता है, इन सभी को नरक की आग में जलना चाहिए। उसने इन सभी की फाइल्स पढ़ी है। ये लोग बहुत ही क्रूअल तरीके से मर्डर करते थे कि बिलीव ही करना मुश्किल हो जाता था कि ये किसी इंसान का काम है। इतेत्सु की हेट देख के हिडाका बहुत खुश होता है क्योंकि उसने एक सही आदमी को चूज किया था। वो कहता है कि क्या हो अगर तुम पास में जाके उन सभी क्रिमिनल्स को मर्डर करने से रोक दो और सभी की जान बच जाए, तो तुम अपनी जान खतरे में डालोगे? ये सुन के इतेत्सु शॉक हो जाता है। हिडाका कहता है कि मैं तुमको बता चुका हूँ कि मैं एक एस्पर हूँ, मैं तुम्हें अपनी पावर से पास में भेज सकता हूँ और अगर तुम सक्सेसफुली सभी क्राइम्स को रोक पाए तो उन सभी केसेस के आउटकम चेंज हो जाएंगे और प्रेजेंट टाइम भी चेंज हो जाएगा। ऐसा करने से सभी सेंसलेस ट्रेजेडीज का नंबर कम हो जाएगा और अगर हम ये कर पाए तो हम सभी क्रिमिनल्स की सजा कम कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन भी रोक सकते हैं। मैंने इन सभी क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी स्टडी की है और मैं इनके फ्यूचर सैक्रिफाइसेस को रोकना चाहता हूँ। तुम इन्हें जीने दो और इनकी ऑथेंटिक वॉइसेस सुनो तो तुम समझ जाओगे कि ये लोग मर्डर क्यों करते थे। तुम ये नहीं जानते इसीलिए तुम इन्वेस्टिगेशन करते हो क्योंकि हो सकता है कि इनमें से ही कोई ऐसा क्रिमिनल हो जिसने तुम्हारी फैमिली का भी मर्डर किया था। कि सुन के इतेत्सु शॉक हो जाता है। हिडाका उससे दूसरा कार्ड पिक करने को कहता है जिससे वो उसे पास में भेज दे। इतेत्सु कहता है कि अगर तुम सही में ऐसा कर सकते हो तो मैं अपनी लाइफ क्या, मैं सब कुछ रिस्क करने को तैयार हूँ। हिडाका कहता है कि तुम्हारा एंथुसियाज्म तारीफ के लायक है, लेकिन एक चीज बता दूं, अगर तुम फेल हुए तो तुम कभी वापस नहीं आ सकते हो, तो इसीलिए केयरफुल रहना। तुम्हें केस सॉल्व ही करना है, अब गुड लक। और इसके बाद हिडाका अपनी फिंगर इतेत्सु के सिर पर रखता है और बैंग बोलते ही एक फ्लैश के बाद इतेत्सु टाइम में पीछे चला जाता है। इतेत्सु की आंख खुलती है तो उसे सामने एक कमरा दिखाई देता है और उसके हाथ चेन से बंधे होते हैं। उसे शीशे में देख के रियलाइज होता है कि वो एक फीमेल विक्टिम की बॉडी में ट्रांसफर हो गया है। वहाँ कुछ काउ मिल्क के पैक और कुछ टैबलेट्स पड़ी होती हैं। उसके बगल में एक और लड़की बंधी हुई होती है। इतेत्सु उससे उसका नाम पूछता है। वो लड़की अपना नाम जुनको सावाडा बताती है और वो उससे पूछती है कि तुम मेरा नाम कैसे भूल सकती हो हारुका-चान, हम लोग इतने टाइम से साथ में बंधे हुए हैं। तब इतेत्सु को रिकॉर्ड्स याद आते हैं जिनमें सावाडा जुनको का मर्डर जनवरी 13, 1995 में हुआ था और उसके एक हफ्ते बाद मुराकामी हारुका का मर्डर हुआ था और इतेत्सु हारुका की बॉडी में था। हिडाका ने उसकी कॉन्शियसनेस को पास में एक विक्टिम के अंदर भेज दिया था। इतेत्सु उससे मंथ और डे पूछता है। जुनको कहती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि हम लोग लगभग 1 महीने से फंसे हैं। ये सुन के इतेत्सु का दिमाग खराब हो जाता है। वो उससे कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुमको बचा लूंगी। जुनको कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम यहाँ खुद ही फंसी हुई हो और अचानक से इतना मैनली क्यों बिहेव कर रही हो। और तभी अचानक से दरवाजे पे आवाज आती है। दोनों घबरा जाते हैं और सामने क्रिमिनल आता है जिसने फीमेल ब्रेस्ट को काट कर अपना मास्क और कॉस्ट्यूम बनाई थी। उसका नाम इजाकी योशिनोबु था जो कि द ह्योगो सीरियल किलर के नाम से फेमस था, जैसा कि कार्ड में मेंशन था। वो जुनको को चेन से ऊपर उठाता है और ब्रेस्ट फीड करने लग जाता है। तब इतेत्सु पूरी ताकत से जंप करके इजाकी को किक करता है लेकिन वो उसका पैर पकड़ लेता है। वो कहता है कि अभी तक तो तुम रो रही थी, अचानक से इतनी ताकत कहां से आ गई, ऊपर से तुम गाली भी दे रही हो, तो इसकी सजा तो तुमको मिलेगी ही। और इसके बाद वो चाकू से इतेत्सु के पैर में स्टैब कर देता है। एक्चुअली वो एक 17 साल की लड़की की बॉडी में था, इसीलिए वो उसे किक नहीं कर पाया था। इजाकी जुनको की तरफ बढ़ता है। वो कहता है कि अब तुम्हारे अंदर से कुछ नहीं निकल रहा और अब तुम यूजलेस हो। इसके बाद वो उसके एक ब्रेस्ट को काट देता है। मांगा में आर्टवर्क इतना डिस्टर्बिंग है कि मैं सारे पैनल दिखा भी नहीं सकता हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे ब्रेस्ट ने मुझे डिसअपॉइंट किया है, इसलिए मैं अब तुम्हारा दूसरा ब्रेस्ट भी काट दूंगा। उधर इतेत्सु को बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि वो अचानक से सेक्शन 5 में ट्रांसफर हो गया, जहां उसका सुपीरियर एक सेल्फ क्लेम प्रो एस्पर था और उसने उसे केस सॉल्व करने के लिए पास्ट में भेज दिया और अब वो यहाँ मुराकामी हारुका की बॉडी में है जो खुद एक विक्टिम है और एक 17 साल की बॉडी में होने की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है। वो फिर से उसे रोकने के लिए चिल्लाता है लेकिन इजाकी उसे जोर से मार देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है।
कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है तो वो उसे जुनको के बारे में पूछता है, जिसपे इजाकी कहता है कि वो तुम्हारे सामने ही है। और हम देखते हैं कि उसने जुनको के ब्रेस्ट काट कर अपनी कॉस्ट्यूम में लगा लिए। तेत्सु हेल्पलेस होकर उसे गरियाता है, लेकिन इजाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जबरदस्ती ढेर सारी टैबलेट्स उसके मुंह में डाल के उसे दूध पिला देता है, जिससे वो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर सके। वो टैबलेट्स एक तरह के ड्रग्स थी जिससे एक लैक्टेशन इंड्यूसिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इजाकी उसे धमकी देता है कि जल्दी ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करो, नहीं तो तुम्हारा भी हाल उसी लड़की की तरह होगा। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। इतेत्सु की बॉडी कई दिन से बस मिल्क और ढेर सारे ड्रग्स पे सरवाइव कर रही थी, इसीलिए उसका दिमाग ज्यादा नहीं चल रहा था। तभी अचानक से वहां इजाकी एक नई विक्टिम लेकर आ जाता है। वो कहता है कि तुम जितना भी चिल्ला लो, ये बेसमेंट है, यहाँ किसी को कुछ नहीं सुनाई देगा। वो लड़की उससे जान की भीख मांगती है, जिसपे इजाकी कहता है कि मुझे बस वो पीस चाहिए जो मेरी माँ मुझे देती थी। फिर वो जबरदस्ती उसे दूध पिला के चला जाता है। वो लड़की रिग्रेट करती है कि बॉयफ्रेंड होते हुए भी उसने फालतू ही उसके बुलाने पे उसको फॉलो कर लिया, क्योंकि वो उसे कूल लगा था। शायद चीटिंग करने के लिए ही उसे ऐसी पनिशमेंट मिल रही है। वो इतेत्सु से कई सवाल करने लग जाती है, जिसपे वो चिल्ला देता है। फिर वो फोकस करता है सेम इंसिडेंट पे, क्योंकि ये पहले भी पास्ट में हो चुका था। उसे ऑलरेडी सारी डिटेल्स पता ही थी, इसलिए वो उस इंफॉर्मेशन को अपना वेपन बनाने का सोचता है। वो अपने थॉट्स को कलेक्ट करता है और हम देखते हैं कि इजाकी योशिनोबु 34 इयर्स ओल्ड था और वो एक प्रेप स्कूल में लेक्चरर था। उसने 1994 से 1995 में 5 वुमेन का मर्डर किया था। वो एक ही मॉडस ऑपरेंडी का यूज करता था, जिसमें वो अपने हैंडसम लुक्स से लड़कियों को फंसाता था और उन्हें किडनैप करके सीधे अपने बेसमेंट में बंद कर देता था। उसका बस एक ही टारगेट था और वो था लड़कियों में लैक्टेशन इंड्यूस करना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि विक्टिम्स कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, इसलिए 1 मंथ के बाद उनके ब्रेस्ट को काट के उनका मर्डर कर देता था। लेकिन एक लड़की एक्सेप्शन थी, उसका नाम था निशिनो नानामी। वो उसकी 6th विक्टिम थी और सिर्फ वही सरवाइव कर पाई थी, और उसी के भागने की वजह से इजाकी अरेस्ट हुआ था। लेकिन वो लड़की बची कैसे थी? इतेत्सु को फोकस करने पे याद आता है कि जिस मेटल फिक्सचर पे लोग बंधे हुए थे वो ढीला होकर गिर जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसे गिरने में अभी 2 हफ्ते बचे थे और तब तक उसका जिंदा रहना मुश्किल था। ऊपर से मेटल फिक्सचर दिखने में एकदम सही लग रहा था। दूसरी लड़की भी बोलती है, एक तो ये लड़की अपने आप से ही बात करे पड़ी है, ऊपर से इस जनवरी की ठंड में एयर कंडीशनर भी चल रहा है, कम से कम हमारे कपड़े तो हमें वापस मिल जाए। जनवरी 16, 1995 सुन के इतेत्सु थोड़ा अलर्ट हो जाता है। वो निशिनो से हेल्प मांगता है। वो उससे पूछती है कि मैंने तुम्हें अपना नाम तो बताया नहीं, फिर भी तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इतेत्सु कहता है कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है उसे ये सब पता है। और तभी 17 जनवरी सुबह के 5:46 पे एक जोरदार अर्थक्वेक आता है कि इंसिडेंट द ग्रेट हानशिन आवाजी अर्थक्वेक डिजास्टर था। इसमें 7.3 स्केल का अर्थक्वेक आवाजी आइलैंड के हाइपो सेंटर से ओरिजिनेट हुआ था और इसने पूरी सिटी में अच्छा खासा डैमेज किया था। इस अर्थक्वेक की वजह से मेटल फिक्सचर लूज हो जाता है। ये देख के निशिनो को इतेत्सु के प्रेडिक्शन पे भरोसा हो जाता है और उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। अब वो दोनों आपस में कोऑपरेट करने लग जाते हैं। तभी वहां पे इजाकी आ जाता है और लड़कियों को देख के खुश होता है कि अर्थक्वेक में ये सही सलामत बच गई। वो कहता है कि अब वो ड्रग की डोजेज बढ़ाकर ब्रेस्ट मिल्क चेक करेगा। लेकिन इतना ड्रग्स और अपनी माँ का फेवरेट मिल्क देने के बाद भी जब उसे ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलता तो वो और भी गुस्सा हो जाता है और उसे 3 दिन का टाइम देता है। अगर तब भी ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिला तो वो उसे मार देगा, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब 3 दिन का ही सिर्फ टाइम होता है और उसी में उन दोनों को कुछ प्लान करना होता है। इतेत्सु नोटिस करता है कि दरवाजा अर्थक्वेक की वजह से टूट गया था और बंद नहीं हो रहा था। मेटल फिक्सचर भी 10 दिन के अंदर टूटने वाला था, जिसकी वजह से नानामी बच के भाग जाती है। इसलिए उसको अब वो मेटल फिक्सचर 3 दिन के अंदर ही निकालना पड़ेगा और 2 दिन बाद वो दोनों मिलकर पूरी ताकत से मेटल फिक्सचर को तोड़ देते हैं और इतेत्सु उसे अपना हेयर पिन यूज करके उसे अपनी हथकड़ी खोलने को कहता है। दोनों वहां से निकलने वाले होते हैं कि इतेत्सु का पैर इंजरी की वजह से बहुत तकलीफ दे रहा होता है, जिसकी वजह से उसे चलने में दिक्कत हो रही होती है। लेकिन वो हिम्मत जुटा के जैसे तैसे वहां से निकल जाता है। दोनों सीढ़ी चढ़ के बेसमेंट से बाहर आते हैं। नानामी इस डर में होती है कि कहीं इजाकी फिर से ना आ जाए, लेकिन इतेत्सु बोलता है कि वो एक स्कूल में लेक्चरर है और इस समय एग्जाम्स का सीजन चल रहा है। प्रेप स्कूल अर्थक्वेक के बाद भी ऑपरेट हो रहा था।
इजाकी उन्हें वर्क डेज में 2 टाइम काउ मिल्क दे रहा था और ऑफ डेज में 3 बार, और आज उसने दोपहर में मिल्क नहीं दिया। इसका मतलब कि वो स्कूल में है और आज निकलने का अच्छा चांस है। लेकिन नानामी को सामने एक कमरे में लाइट दिखाई देती है। वो लोग चुपके से उस कमरे के अंदर जाते हैं। वहां उन्हें चेयर पे एक लेडी बैठी हुई दिखाई देती है जिसके सामने टीवी लगा होता है और वहां से योशिनोबु के नाम की आवाज आ रही होती है। ये लोग खुश होकर तुरंत उससे हेल्प मांगने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आते हैं वो देखते हैं कि वो औरत ऑलरेडी मर चुकी थी और उसके ब्रेस्ट भी कटे हुए थे। अचानक से इजाकी उनके पीछे आ जाता है। ये देख के दोनों घबरा जाते हैं और इतेत्सु सोचता है कि ये स्कूल में क्यों नहीं है। उधर फ्यूचर में मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट में हम हिडाका को देखते हैं जो हॉट मिल्क लेके आता है। देखते ही सामने बैठा पर्सन उसे हाथ मारकर गिरा देता है और उसे पीने से रिफ्यूज कर देता है, जिसपे हिडाका उससे माफी मांग के बताता है कि जो क्रिमिनल तुम्हें टॉर्चर कर रहा था वो इस समय यहाँ नहीं है। और हम मुराकामी हारुका को इतेत्सु की बॉडी में देखते हैं। हिडाका मिरर में उसे उसका चेहरा दिखाता है, जिसे देख के हारुका शॉक्ड हो जाती है और चिल्ला के कई सवाल करने लग जाती है, जिसपे हिडाका उसे अपनी पावर्स के बारे में बताता है और अपनी ड्रिंक को नॉन अल्कोहलिक बताता है जो कि लो प्रेशर डिस्टिलेशन मेथड से बनी होती है। वो उसे समझाता है कि तुम 1995 में नहीं हो बल्कि 27 साल फ्यूचर में हो। हारुका इस बात पे बिलीव नहीं करती है तो हिडाका अपनी बात प्रूव करने के लिए उसे मॉडर्न सेल्यूलर फोन दिखाता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वो हारुका से क्रिमिनल की आइडेंटिटी पूछता है, जिसपे वो घबरा के उसका नाम लेती है। वो बताता है कि क्रिमिनल तुम्हारी स्कूल का एक लेक्चरर था और अभी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम इस समय सबसे सेफेस्ट प्लेस पे हो। इजाकी अपने गुड लुक्स और अंडरस्टैंडेबल लेक्चर्स के लिए फेमस था, इसलिए तुम इजीली उसके जाल में फंस गई। हारुका बोलते हैं कि मेरे प्रैक्टिस टेस्ट में खराब नंबर आए थे और इजाकी ने मुझे प्राइवेट लेसन्स का ऑफर दिया था, इसलिए मैं उसके साथ आ गई। मुझे नहीं पता था कि वो डीरेंज परवर्ट है। हिडाका कहता है कि वो बस एक परवर्ट ही नहीं बल्कि वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइको किलर्स में से एक है। तुमने जरूर कुछ ना कुछ नोटिस किया ही होगा जब वो तुम्हें प्राइवेट लेसन्स के लिए ऑफर कर रहा था, जिसपे वो कहती है कि अगर मैंने कुछ नोटिस किया ही होता तो मैं कभी उसके साथ ना आती। लेकिन उसे एक चीज याद आती है, एक बार एक स्टूडेंट को उसकी मदर स्कूल छोड़ने आई थी तो बाकी के स्टूडेंट्स उसे मोमास बॉय बुला के मजाक उड़ा रहे थे, जिसपे इजाकी एकदम गुस्से में सभी स्टूडेंट्स पे चिल्लाने लग गया। और वो पहली बार था जब इजाकी को गुस्से में किसी ने देखा था, बल्कि वो ये तक कहने लग गया था कि मदर्स मिल्क प्रोड्यूस करके दिखाओ, जिसका मतलब वो स्टूडेंट्स को डिफेंड नहीं कर रहा था बल्कि उसको पर्सनली ये बात ट्रिगर कर गई थी। हारुका उससे दूसरी लड़की जुनको के बारे में पूछती है कि क्या वो अभी भी जिंदा है और वहां पे खून के निशान थे, तो क्या वहां और भी लोगों का मर्डर हुआ था और मेरे साथ इस फ्यूचर में क्या हुआ, क्या मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस जा पाऊंगी। हिडाका उसे परेशान देख के उसे गले लगा लेता है और बताता है कि डिटेक्टिव गुडाई जिसने तुमसे बॉडी स्वैप की है वो इस समय अभी पास्ट में इजाकी से लड़ रहा है, इसलिए मुझ पे पूरा भरोसा रखो, वो जल्द ही वापस आएगा और जब वो वापस आएगा तो तुम वापस अपनी बॉडी में चली जाओगी, लेकिन अगर वो मर जाता है तो मेरे लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उधर पास्ट में इजाकी उनके सामने खड़ा होता है। वो इतेत्सु से कहता है कि तुम्हारी तेज आंखें बता रही हैं कि तुम वो मुराकामी हारुका नहीं हो जिसे मैं जानता हूं। एक ही दिन में तुम एकदम डिफरेंट पर्सन बन गई थी, जिसकी वजह से मैं अलर्ट हो गया था और तुम्हारे लिए एक ट्रैप लगा दिया। मैं जानबूझ के दिन में तुम्हारे सामने नहीं आया क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे स्कूल में समझकर बाहर जरूर आओगी और मैं ये भी जान गया था कि तुम कुछ ना कुछ प्लान कर रही हो, लेकिन मैं शॉक्ड हूँ इस बात से कि तुम अपनी हथकड़ी निकाल के बेसमेंट से कैसे बाहर आ गई, इसलिए मैं तुम्हें अब और भी ज्यादा टाइटली बांधूंगा। उधर टीवी पे एक वीडियो प्ले होने लग जाता है जिसमें इजाकी की माँ उसे अपना दूध पिला रही होती है। ये देख के दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि इजाकी अडल्ट होने के बाद भी दूध पी रहा था। इस पे नानामी उसे घटिया बोलती है, जिसपे इजाकी गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाता है कि इसमें गलत क्या है, मेरी माँ मुझे 60 साल की उम्र में भी ब्रेस्ट फीड करती थी और तुम लोग यंग होके भी एक बूंद नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो, आखिर तुम लोगों में दिक्कत क्या है। नानामी रिप्लाई देती है कि अगर तुम्हें ब्रेस्ट मिल्क का इतना ही शौक था तो तुम्हें शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए थे और फिर अपनी वाइफ से काम करवाते। इस पे इजाकी कहता है कि तुम लोग बेवकूफ हो क्या, वो मिल्क बच्चे का काम आता, मेरे नहीं। जो मदर्स मिल्क मेरे लिए प्रोड्यूस होता है बस वही मुझे एक्चुअल पीस दे सकता है। इतेत्सु सोचता है कि इस आदमी से बात करने का कोई भी मतलब नहीं है, इसीलिए हमें कैसे भी यहाँ से निकलना होगा और उसका फोकस एक कॉर्डलेस फोन, पर्दे और एक अलमारी पे जाता है। लेकिन तभी इजाकी उसे पकड़ लेता है। इतेत्सु पास में अपनी छोटी बहन की डिफेंस ट्रेनिंग याद करता है जिसमें वो उसे एक डिफेंस टेक्निक बता रहा होता है और फिर वही डिफेंस टेक्निक का यूज करके उसे कमरे के बाहर गिरा देता है। उसके बाद वो भाग के अलमारी के पास जाता है जिसे वो नानामी की हेल्प से गिरा देता है।
और उस पर चढ़कर वो दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। फिर वो नानामी से कॉर्डलेस फोन से पुलिस को कॉल करने को कहता है। बाहर से इजाकी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या तुम वही हारुका हो जिसे मैं जानता था। इधर फोन पे बिजी सिग्नल आ रहा होता है क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से कई लोग पुलिस को कॉल कर रहे होते हैं। उधर बाहर से इजाकी लगातार धक्का मार रहा होता है और इधर इतेत्सु भी स्ट्रगल कर रहा होता है। नानामी भी जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ डायल करने लग जाती है। इजाकी पूरी ताकत से दरवाजा खोल के अंदर आता है लेकिन तब तक वो दोनों भाग जाते हैं। इधर इजाकी की मदर का हेड बॉडी से अलग हो जाता है जिसे देख के वो पागल हो जाता है और अब उसे मिल्क नहीं चाहिए बल्कि उसे उन दोनों की जान लेनी थी। बाहर वो लोग ठंड में जंगल में भाग रहे होते हैं लेकिन इतेत्सु ने होशियारी से पर्दे निकाल लिए थे जिसे वो लोग ओढ़कर ठंड से बच रहे थे। नानामी पीछे मुड़ के देखती है तो इतेत्सु जमीन पर गिर जाता है। नानामी उसे उठाने की कोशिश करती है तो इतेत्सु एक व्यूइंग प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा करके कहता है कि मैं तो अब डेड वेट हूँ, इसलिए मुझे छोड़ के तुम वहां से हेल्प लेके आओ। इस पर नानामी उसे अकेला छोड़ने को मना करती है और जैसे तैसे उसे सपोर्ट देके उठाती है। दोनों ठंड में कुछ दूर चलते हैं। नानामी के पैर भी जवाब देने लग जाते हैं और इतेत्सु सोचता है कि इस तरह से जो ये लड़की पास में सरवाइव करने वाली थी मेरे चक्कर में मारी जाएगी और मैं उस मॉन्स्टर को भी नहीं पकड़ पाऊंगा जिसने मेरी फैमिली को मारा था। अचानक से पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। वो दोनों घबरा के पीछे मुड़ते हैं और उनके मुंह पे कोई फ्लैश लाइट से लाइट मारता है तो नानामी चिल्ला के उसे अपने पास बुलाती है और वो पर्सन उसका बॉयफ्रेंड नाओया निकलता है। वो बोलता है कि मैं सरप्राइज हो गया था जब तुमने सडनली सिर्फ हेल्प बोल के मुझे ऐसी जगह बुलाया। नानामी कहती है कि मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगी और अगर तुम कार लेकर आए हो तो जल्दी यहाँ से हमें ले चलो। इतेत्सु सरप्राइज होकर नानामी से पूछता है कि उसने उसे कब बुलाया तो वो बताती है कि मैंने नाओया को पेजर पे फोन से यहाँ की लोकेशन भेजी थी। एक्चुअली में हम लोग डेटिंग के लिए व्यूइंग प्लेटफॉर्म पे जाते थे तो इसलिए मैंने 506653 लिख के भेजा था। माउंट रोको के कोऑर्डिनेट्स है। फाइनली दोनों चैन की सांस लेते हैं और नाओया को कहते हैं कि तुमने बहुत सही समय पे हमें खोज लिया। जिसपे वो बोलता है कि एक्चुअली पार्किंग लॉट में एक फ्रेंडली पर्सन मिल गया जिसके बाद हम दोनों अलग अलग होकर तुमको ढूंढने लगे और तभी पीछे से इजाकी आके उसे कांग्रेट्स करता है। नाओया उसे फ्लैशलाइट के लिए थैंक्स बोलता है और वो उन दोनों से भी थैंक्स करने को कहता है। इतेत्सु ये देख के जैसे ही चिल्लाता है उतनी देर में इजाकी नाओया के पेट में स्टैब कर देता है और अपना अंगूठा चूस के कहता है कि अब तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जा सकते। उधर नाओया दर्द से चिल्ला रहा होता है। इधर इतेत्सु का दिमाग खराब हो रहा होता है क्योंकि ओरिजिनली उसका बॉयफ्रेंड तो कभी इन्वॉल्व हुआ ही नहीं था लेकिन उसके पास में आने की वजह से वो भी फंस गया। नानामी इजाकी को परवर्टेड मोमोस बॉय बोलती है जिसपे वो कहता है कि तुम लोग कभी किसी अपने को खोने का दर्द नहीं समझ सकते और मैं समझ गया हूँ कि मामा को कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। इसके बाद वो नानामी पे अटैक कर देता है लेकिन इतेत्सु उसे बचा लेता है। इजाकी उसकी तारीफ करता है और उनकी तरफ बढ़ता है लेकिन तभी इतेत्सु उससे ये पूछता है कि तुम्हारी मदर ने सुसाइड कब किया था। ये सुन के इजाकी शॉक्ड हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। इतेत्सु रिप्लाई देता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। 5 साल की एज में तुम्हारे फादर किसी और औरत के साथ भाग गए थे जिसकी वजह से तुम्हारी मदर मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी और उसके बाद तुम्हें अब्यूज किया गया और तुम्हें यह आदत लग गई। इजाकी उससे सरप्राइज होकर पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो इतेत्सु रिप्लाई देता है कि मैं फ्यूचर से आया हुआ एक डिटेक्टिव हूँ और मेरे टाइम में तुम्हें ऑलरेडी मार दिया गया है। मेरा नाम गोटाई इतेत्सु है। ये सब जान के इजाकी को यकीन नहीं होता है और वो उसे पागल समझता है। इतेत्सु कहता है कि भले ही तुम मुझ पर बिलीव ना करो लेकिन अगर तुम मुझे पकड़ नहीं पाए तो तुम्हारा फ्यूचर यही होने वाला है। ये सुनते ही इजाकी उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। वो कहता है कि मुझे ये तो पता चल गया था कि तुम में कुछ तो चेंजेस आए हैं लेकिन ये फ्यूचर डिटेक्टिव वाली बात तो पूरी बकवास है, इसलिए तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जब यमराज तुम्हारे सामने आएंगे तो झूठ बोलने के लिए तुम्हारी जीभ काट के ले जाएंगे। इतेत्सु रिप्लाई करता है कि असल में तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी माँ के सुसाइड करने के 1 साल पहले से ही तुम क्राइम कर रहे हो। अगर तुम्हें अपनी माँ का ही रिप्लेसमेंट चाहिए था तो तुमने यंग हाई स्कूल लड़कियों को क्यों टारगेट किया। जिस पे इजाकी रिप्लाई देता है कि स्कूल में लेक्चरर होने की वजह से ये लड़कियां इजी टारगेट थी। इतेत्सु पूछता है कि तुम्हारी विक्टिम्स में सिर्फ 2 ही ने तुम्हारे स्कूल को अटेंड किया था और बाकी तुमने अलग स्कूल को क्यों टारगेट किया। इसका मतलब सिर्फ हाई स्कूल की लड़कियों को टारगेट करने का कोई और ही रीजन है। और जहां तक मुझे याद है तुम्हारे फादर का किसी हाई स्कूल की लड़की से अफेयर चल रहा था। ये सुन के इजाकी पगला जाता है। वो कहता है कि पापा के बारे में मत बात करो क्योंकि हमने जितना कुछ झेला है ये सब पापा की वजह से ही झेला है। और हम उसके बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें उसकी माँ उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाती है और हमेशा उसे अपना दूध ही पिलाती है। इजाकी अपनी माँ से अपने फादर के बारे में पूछता है तो वो बोलती है कि वो अपनी स्टूडेंट के साथ भाग गया, इसलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी अपने फादर की तरह नहीं बनोगे। और कुछ टाइम बाद इजाकी को कोई स्टूडेंट लव लेटर देती है लेकिन तभी वहां उसकी माँ आ जाती है और उस लड़की को पकड़ के उसे हड़काने लग जाती है और उसे डेविल बोलती है जिसकी वजह से वो लड़की डर के वहां से भाग जाती है।
मदर ने इजाकी को बॉयज स्कूल में इसीलिए डाल रखा था जिससे कोई भी लड़की उसे उसके फादर की तरह भगा ना ले जाए और वो कंट्रोल में रहे, इसीलिए उसको हमेशा अपना दूध पिलाती रहती थी। जब वो लेक्चरर बन जाता है तो उसकी माँ घबरा जाती है क्योंकि उस स्कूल में डेविल्स पढ़ते थे और कहीं वो अपने फादर की तरह उसे धोखा देके ना भाग जाए। लेकिन इजाकी उसे प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। प्रॉमिस करने के बाद भी उसकी मदर एक दिन सुसाइड कर लेती है। ये देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है और उसे पीस के लिए ब्रेस्ट मिल्क ही चाहिए था, इसलिए वो अपनी माँ का रिप्लेसमेंट खोजता रहता था। और वुमेन ब्रेस्ट उसे हमेशा पास का ट्रॉमा याद दिलाते रहते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा वुमेन के ब्रेस्ट काट देता था। इतेत्सु उससे पूछता है कि ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स हाई स्कूल गर्ल्स को सिर्फ अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए किडनैप करते हैं, लेकिन तुमसे सिर्फ एक ही इमोशन सेंस होता है और वो है हाई स्कूल गर्ल्स से नफरत, क्योंकि तुम्हारे लिए ये लड़कियां सिर्फ डेविल्स हैं जिन्होंने तुम्हारे फादर को तुमसे छीन लिया और तुम्हारी माँ को पागल बना दिया था और पास्ट ट्रॉमा से निकलने के लिए ही तुम इतने टारगेट करते थे। लेकिन एक बात ये बताओ, जब तुम्हारी माँ ने सुसाइड किया तो तुम्हें कैसा लगा? इजाकी रिप्लाई देता है कि वो सैड नहीं था बल्कि उसके अंदर रेज भरी थी, क्योंकि जिस मोमा ने उसे कंट्रोल किया और टॉर्मेंट किया उसने अपनी जान इतनी आसानी से कैसे खत्म कर दी। इतेत्सु कहता है कि अब तुम ये मीनिंगलेस किलिंग्स बंद कर दो, क्योंकि तुम अपनी माँ के नाम पे जितना भी मर्डर कर लो तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा, क्योंकि एक्चुअल में तुम जिसे मारना चाहते थे वो तुम्हारी माँ ही थी। ये सुनते ही इजाकी को इतेत्सु में उसकी माँ दिखाई देने लग जाती है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो इतेत्सु उसके हाथ को पर्दे में फंसा के चाकू गिरा देता है और उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ लेता है। इजाकी पीछे की ओर गिरता है जिसकी वजह से इतेत्सु एक पेड़ से लड़कर जमीन पर गिर जाता है और इजाकी उसकी गर्दन पकड़ के फाइनली अपनी माँ को मारने जा रहा होता है और इतेत्सु की आंखों के सामने उसकी लाइफ की मेमोरीज चलने लग जाती हैं। वो सभी से माफी मांगने लग जाता है, लेकिन तभी पीछे से पुलिस आ जाती है और इजाकी को पकड़ लेती है और अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। इजाकी को बगल में अपनी माँ दिखने लग जाती है जो उससे कहती है कि अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। इधर इतेत्सु को भी एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है तो नानामी उससे रोते हुए कहती है कि तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग मैं सही टाइम पे व्यूइंग प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई थी और पुलिस को कॉल कर दिया था। इतेत्सु उससे माफी मांगता है कि उसका बॉयफ्रेंड फालतू इस लफड़े में पड़ गया, जिसपे नानामी कहती है कि उसे एम्बुलेंस लेके चली गई है और अब वो ठीक हो जाएगा। हम लोग उस अंधेरे बेसमेंट से साथ निकलने में सफल हुए, जिसके लिए मैं तुम्हें जितना थैंक्स कहूँ उतना कम है। इतेत्सु सोचता है कि उसने मुराकामी हारुका को बचा लिया जिसे एक्चुअल में मरना था। उसने पास्ट को ऑल्टर कर दिया और अब उसकी ड्यूटी पूरी हो चुकी है। तभी हारुका के फादर चीफ मुराकामी आ जाते हैं जो प्रीफेक्चुरल पुलिस के हेड थे और उन्हें देखने के बाद इतेत्सु की आंखें बंद हो जाती है और वो फाइनली फ्यूचर में पहुंच जाता है। उसे देख के हिडाका बहुत खुश होता है। इतेत्सु उससे कहता है कि पास में मैं मरते मरते बचा हूं, लेकिन एक मिनट रुको, क्या ये सही में हुआ था या फिर तुम्हारी पावर्स की वजह से मैं हेलुसिनेशन में चला गया था? हिडाका कहता है कि उसे पता था कि उसके वापस आने का टाइम आ गया, इसलिए उसने न्यूज़पेपर इकट्ठा कर लिए थे जिसमें इजाकी की डेथ पेनल्टी की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट था और जो विक्टिम्स रेस्क्यू हुए थे उनमें हारुका और नानामी की पिक्चर्स थी। हारुका के फादर के बारे में भी रिपोर्ट्स में लिखा था, लेकिन ओल्ड रिपोर्ट्स में इसे कवर कर लिया गया था जिसका कोई रीजन उसे नहीं पता था। नानामी का बॉयफ्रेंड भी बच गया था। हिडाका इतेत्सु को प्रिजन में ले जाता है जहां उसे इजाकी मिलता है। हिडाका उससे कहता है कि 4 मर्डर करने के बाद भी तुम्हारी मानसिक स्थिति को देखकर तुम्हें सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दिया गया है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी अपनी मदर का कोच दिखाई दे रहा है, जिसपे वो कहता है हाँ, क्योंकि वो उसके साथ हमेशा रहती है। उससे ये भी पूछता है कि क्या होता अगर तुम उस टाइम हारुका को मार देते, जिसपे इजाकी पगला के कहता है कि सब हारुका की गलती है और मुझे उससे पहले ही मार देना चाहिए था। इतेत्सु कहता है कि इजाकी मेरे भी कुछ रिग्रेट्स हैं क्योंकि मैं उसी समय तुम्हें मार के नरक में नहीं पहुंचा पाया। ये सुनते ही इजाकी घबरा के गिर जाता है और एक कोने में अंगूठा चूसते हुए बोलता है कि मुराकामी हारुका एक डीमन है। वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो इतेत्सु हिडाका से पूछता है कि मैं जुनको को नहीं बचा पाया, अगर तुम मुझे इजाकी की बॉडी में भेजते तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता। हिडाका कहता है कि मेरी पावर ऑलमाइटी नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ विक्टिम्स की बॉडी में ही भेज सकता हूँ और वो भी कौन सा विक्टिम होगा मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए तुम जैसे एक्सपीरियंस डिटेक्टिव की मुझे बहुत जरूरत पड़ी और हो सकता है कि एक दिन हम लोग तुम्हारी फैमिली को भी बचा लें। इतेत्सु वहां से चला जाता है और हिडाका सीधे हारुका के फादर से पहली बार मिलने चला जाता है, जहां चीफ उसे देख के बिलीव नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बेटी ने अराउंड 30 साल पहले उसे हिडाका के बारे में बताया था, जिसपे हिडाका कहता है कि इन सभी बातों को छोड़िए और सीधे काम के बात पे आइए। और फिलहाल केस 1 यही खत्म हो जाता है।